स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम देखने जा रहे हैं उत्तराखंड लैब असिस्टेंट 2019 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं, इसमें हमारा जो 11th नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लैक्स न्यूक्लियस। इसमें से कौन सी प्रकार की जो कोशिका है उसमें केंद्रक नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस, वो सेल बताओ जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, आरबीसी या मोनोसाइट। ऑप्शन देखते ही आप पहचान गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में जो हमारा न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो हमारी जो एक मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी में जो न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं होता है। और आरबीसी का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करती है। ठीक है, बाकी हम इस क्वेश्चन का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं या और भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में जैसे कि आप देखेंगे, हम बात करते हैं सबसे पहले अपने डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी बनी होती है दो टाइप की सेल से, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट फर्दर डिवाइडेड होती है न्यूट्रोफिल्स में, यूसिनोफिल में और बेसोफिल में। ठीक है, या मैं कहूँ ग्रेन्युलोसाइट के अंदर ये तीन टाइप की सेल्स आती हैं, जिनमें बेसिनोफिल्स जो होती हैं ये सेल्स क्या रिलीज करती हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। ये तीन सब्सटेंस जो है या केमिकल सब्सटेंस जो है रिलीज करता है कौन, हमारी बेसोफिल्स, जो कि एक टाइप की क्या है, ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी होती हैं। ठीक है, एक ग्रेन्युलोसाइट की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी फर्दर डिवाइडेड होती हैं लिम्फोसाइट में और मोनोसाइट में। और जो लिम्फोसाइट होती हैं इनमें आती हैं हमारी बी सेल्स और टी सेल्स, जो कि क्या करती हैं, हमें हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं हमें कौन, हमारी बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, या लिम्फोसाइट्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इनमें से हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है किस में देखने को मिलता है, स्टोलोनिफेरा, अलाइस्नोरिसिया, एक्टिनेरिया या सिफोनोफोरा। तो हम जब भी देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को हिंदी में बोलते हैं बहुरूपता। ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है सीलन ट्रेट्स में। सीलन ट्रेट्स में ये हमें आसानी से देखने को मिलती है, या हाईएस्ट डिग्री बहुरूपता जो है वो सीलन ट्रेट्स में देखी जाती है। इसी का दूसरा नाम है निडेरिया, CNIDIDARIA। ठीक है, निडेरिया या सीलन ट्रेट्स में हमें हाईएस्ट डिग्री की या उच्चतम स्तर की बहुरूपता देखने को मिलती है। अब हमसे पूछे थे ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो हम देखते हैं जो हमारा सिफोनोफोरा है ये क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जो कि हमारा किस में आता है, निडेरिया में आता है या सीलेंट्रेटा में आता है। इसलिए हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा फाइलम निडेरिया है ये हमने तीन क्लास में डिवाइड कर रखा होता है। एक होता है हाइड्रोजोआ, दूसरा क्लास है सिफोजोआ, तीसरा क्लास है एंथोजोआ। जिसमें हमारा जो क्लास 1 जिसको हम हाइड्रोजोआ के नाम से जानते हैं, इसमें चार ऑर्डर आते हैं। एक होता है हाइड्रोइडा, ट्रैकिलेना, हाइड्रोकोलारिना या फिर सिफोनोफोरा। तो ये चार ऑर्डर आते हैं जिसमें से सिफोनोफोरा किस में था, हमारे ऑप्शन में था। ठीक है, यही चौथा ऑर्डर होता है क्लास हाइड्रोजोआ में, और ये किसका है, निडेरिया में आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा सिफोनोफोरा ऑर्डर है वो किस में है, निडेरिया में है या सीलन ट्रेट्स में है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसका फर्दर डिवीजन दे रखा है सब क्लास और उसके ऑर्डर्स में। ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप जब देखेंगे पॉली जो शब्द होता है यह है ग्रीक वर्ड से, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म। जब बहुत सारे फॉर्म मिलते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में तो हम उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अकरेंस इन द सेम स्पीसीज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल। एक प्रजाति में एक से ज़्यादा टाइप के इंडिविजुअल्स का मिलना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। विच डिफर इन फॉर्म एंड फंक्शन, जिनकी फॉर्म और फंक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। पॉलीमॉर्फिज्म डिनोट्स डिवीजन ऑफ लेबर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या दर्शाता है, डिवीजन ऑफ लेबर को अमंग जूऑइड्स ऑफ द इंडिविजुअल। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सीलेंट्रेट एनिमल्स का। ठीक है, इन सीलेंट्रेट्स और इन हाइड्रोजोआ विच में बी सिंगल और कॉलोनिया, जो कि सिंगल भी हो सकते हैं और कॉलोनी में रहने वाले भी हो सकते हैं। हेयर अकर टू मेन टाइप ऑफ इंडिविजुअल और जूऑइड्स, पॉलिप
और मेडूसा। इनमें दो फॉर्म मिलती हैं, एक तो होती है पॉलिप POLYP पॉलिप, और दूसरी फॉर्म होती है हमारी मेडूसा। ठीक है, ये दो इंडिविजुअल या दो फॉर्म मिलती हैं एक ही स्पीसीज की, और ये किस लिए होती है, ताकि इनमें क्या हो, डिवीजन ऑफ लेबर हो सके। ठीक है, मतलब काम जो है आसानी से इनको बांटा जा सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सा रिलेशन इनमें क्या है, करेक्ट है। इसमें कौन सा रिलेशन है, तो रिलेशन जो हमारा करेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या है KP = KC RT डेल्टा n, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो नॉन पैरेलल वेक्टर हैं A वेक्टर B वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड ये दे रखा है A और B ये है, और देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू। हमसे पूछा है इनमें से कौन सा वेक्टर रिलेशन हमेशा सही होता है, तो इनमें से जो वेक्टर रिलेशन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें क्या है ये डॉट प्रोडक्ट ये और = 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा इसका करेक्ट वेक्टर रिलेशन होगा जो हमेशा सही होगा, ये होता है हमारा ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग ड्रोनिंग डेथ केस। सॉल्विंग ड्रोनिंग डेथ केस मतलब मान लो कोई व्यक्ति, किसी की डूबने से मृत्यु हुई है। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसकी डूबने से मृत्यु हुई है, उस केस को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, पॉलन की मदद से, इंसेक्ट की मदद से, डायटम्स की मदद से, या दांत की मदद से। मदद मतलब उसकी बॉडी में आप कौन से इनमें से कौन सा प्रेजेंस देखोगे, मतलब क्या चीज़ आप उसकी बॉडी में चेक करोगे, पॉलन्स देखोगे, इंसेक्ट्स देखोगे, डायटम्स देखोगे, या दांत देखोगे, टीथ देखोगे। ठीक है, तो देखो जनरली होता क्या है, जो फ्रेश वाटर बॉडी होती है या कोई भी वाटर बॉडी होती है उसमें जनरली क्या होते हैं, डायटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, डायटम्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मान लो दो केस हैं। ठीक है, एक केस में है हमने एक व्यक्ति लिया, इसको हमने पहले बाहर मार दिया। ठीक है, इसको डेथ हो गई, बाहर ही हमने इसको मार दिया, इसकी डेथ हो गई, और इसके बाद हमने इसको पानी में फेंक दिया। तो क्या होगा, इसकी बॉडी में रेस्पिरेशन तो है नहीं, मतलब अब ये सांस तो ले नहीं रहा है, तो पानी में चाहे कितने भी डायटम्स मौजूद हों, इसकी बॉडी में एक फिक्स नंबर में ही डायटम्स मौजूद होंगे। वो चाहे मान लो, अभी मैं मान ले लेता हूँ, इसकी बॉडी में कितने होंगे, 100 डायटम्स मौजूद हैं, मतलब 100 डायटम जो हैं इसकी बॉडी में चले गए, नाक से, मुंह से, कान से। ठीक है, वो इसके फेफड़े में या इसकी बॉडी में या इसके ब्लड में हमको एक अप्रोक्सीमेट नंबर ले लिया कि हमको 100 डायटम्स मिले हैं। ठीक है, और एक दूसरा केस देखते हैं कि क्या है, इसी पानी में क्या है, बहुत सारी क्या है, डायटम्स हैं। ठीक है, सेम पानी है, इसी में बहुत सारी डायटम्स है। अब हमने क्या किया, एक व्यक्ति था, वो गलती से या किसी भी हादसे की वजह से या किसी व्यक्ति ने धक्का दे दिया और वो क्या चला गया, इस पानी में डूब गया। इस पानी में डूबने के दौरान उसे सांस ली होगी। ठीक है, सांस ली होगी, तो सांस लेते समय क्या है, जो पानी में डायटम्स मौजूद थे वो इसकी बॉडी में भी गए होंगे। ठीक है, इसने सांस लिया होगा, नाक से भी लिया होगा, मुंह से भी लिया होगा, तो इसकी बॉडी में थोड़ा बहुत पानी भी गया होगा, पानी के साथ साथ डायटम्स भी गए होंगे, और इस केस में डायटम्स ऊपर वाले केस की तुलना में ज़्यादा गए होंगे। मान लो यहाँ पर गए हैं 300 मान लेता हूँ। ठीक है, इसकी बॉडी में कितने गए, 300 डायटम्स गए। आमतौर पर अगर ये पहले मरा होता तो इसकी बॉडी में कितने होते, 100 डायटम्स, लेकिन इस केस में इसकी बॉडी में कितने हैं, 300 डायटम्स, मतलब एक जो नॉर्मल केस है डायटम्स का, उससे इसमें ज़्यादा डायटम्स इसकी बॉडी में मौजूद रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सांस ले रहा है, और सांस लेते समय इसके फेफड़े में, इसके ब्लड में, या इसके बोन मैरो में, या इसके बॉडी में क्या है, ज़्यादा डायटम्स की संख्या मिलेगी। ठीक है, और यही तरीका है जिसके कारण हम जो डूबने से मृत्यु होती है उस केस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी में हम क्या देखते हैं, डायटम्स की, उसकी बॉडी में डायटम्स कितने हैं। ठीक है, वो एक अगर नॉर्मल केस से ज़्यादा हुए तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति की क्या है, किसी हादसे में मृत्यु हुई है, या फिर इस व्यक्ति को क्या, जब ये पानी में गिरा उस समय क्या था, ये जिंदा था, इसकी सांसें चल रही थी। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का तात्पर्य था। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो हम इसमें देखते हैं डायटम्स देखते हैं, किसमें,
डेथ केस को सॉल्व करने के लिए। तो डायटम्स क्या होती है, ये होती है यूनिसेलुलर एल्गी होती है, जिसकी सेल वॉल बनी होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2 की इसकी सेल वॉल बनी होती है, या इसकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका मौजूद होता है। ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब हर जगह ये मौजूद होती है, चाहे फ्रेश वाटर हो, मैराइन वाटर हो या मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो, ठीक है। और इसको हमने रखा गया है प्रोटिस्टा के अंदर और क्राइजोफाइट्स के अंदर, मतलब प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइट्स के अंदर रखा गया है किसको, डाई एटम्स को, ठीक है, डाई एटम्स को, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिखा रखा है, ठीक है। इसमें दिखा है एंटी मॉर्टम ड्राइंग और पोस्ट मॉर्टम ड्राइंग। एंटी मॉर्टम ड्राइंग का मतलब डायटम्स एंटर लंग्स एंड रप्चर एल्वोलाई वॉल, डायटम्स आएंगे इसकी बॉडी में, जो एल्वोलाई की वॉल्स है इसको रप्चर करेंगे, हार्ट बीट एंड सर्कुलेट डायटम्स को अदर ऑर्गन, हार्ट बीट होगी और यही डायटम जो है वो दूसरे ऑर्गन में सर्कुलेट हो जाएंगे। और दूसरे ऑर्गन कहाँ, हम उसको बोन मैरो में भी देख सकते हैं, किसको, डायटम्स को। अगले केस में क्या है, डायटम एंटर लंग्स डू नॉट रप्चर एल्वोलाई वॉल, मतलब ये पोस्टमार्टम ड्राइंग है, मतलब इंसान को मार दिया उसके बाद इसको पानी में फेंक दिया, तो क्या होगा, उसकी सांसें चलेंगी नहीं, सांसें चलेंगी नहीं तो मतलब उसके फेफड़े काम नहीं करेंगे, फेफड़े काम नहीं करेंगे तो मतलब जो डायटम्स हैं वो उसकी एल्वोलाई की वॉल को रप्चर नहीं करेंगे और ना ही हार्ट बीट के द्वारा बॉडी में जाएंगे। तो इसका मतलब उसकी बोन मैरो में तुम्हें डायटम्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एंटी मोर्टम ड्राइंग का मतलब है ये व्यक्ति उस समय जिंदा था और तब इसको पानी में फेंका गया है, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है पैलियोबोटनी का, ये कहाँ पर है, तो ये है हमारा लखनऊ में, ठीक है, जिसका अभी का नाम क्या है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस। पैलियो बॉटनी ना होके अब इसका नाम क्या हो गया है, पैलियो साइंसेस। इसका पुराना नाम था वो क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी या बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, BSIP, ये इसका पुराना नाम है। बीरबल साहनी कौन थे, बीरबल साहनी थे भारतीय बॉटनिस्ट हैं और उसमें भी पैलियो बॉटनिस्ट हैं और क्या है, फादर ऑफ डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी मतलब होता है पेड़ की स्टडी करना या पेड़ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानना, पेड़ के बारे में, पेड़ के क्लासिफिकेशन के बारे में जानने को क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। डेंड्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट की स्टडी होती है, उसमें भी उसके टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा जाता है, समझा जाता है या उसके बारे में अपनी बातें रखी जाती हैं, ठीक है। मतलब आप उसमें वुडी प्लांट्स के टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। फाउंडेड मतलब ये जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है ये जो स्थापित हुआ था, कब हुआ था, 1946 में। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है हायर लर्निंग इन द फील्ड ऑफ प्लांट फॉसिल रिसर्च। प्लांट के फॉसिल रिसर्च में हायर स्टडी यहाँ पर प्रदान की जाती है, कहाँ पर, लखनऊ में, जो कि क्या है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी के नाम से जिसे हम जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस में मिलते हैं, बिल्ली में, मनुष्य में, ड्रोसोफिला में या आम में। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पहले हम देख लेते हैं क्या होते हैं। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है ये इटालियन साइटोलॉजिस्ट हैं E.G. बाल्बियानी ने 1881 में सबसे पहले देखे थे, किसमें, सिक्रेटरी सेल्स के न्यूक्लियाई में, मतलब न्यूक्लियस में, जिन रिकॉग्नाइज्ड एज द क्रोमोसोम बाय थियोफिलस पेंटर, अर्निड्स हेड्स एंड एच बोअर, जिन्होंने इसको क्रोमोसोम समझा था, ठीक है। दिस क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड सेल। ये क्रोमोसोम जो है सलाइवरी ग्लैंड सेल्स में मिलते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स, ठीक है। द प्रेजेंट नेम पॉलीटीन क्रोमोसोम वॉज सजेस्टेड बाय कोलर। कोलर ने नाम दिया है इनका क्या, पॉलीटीन क्रोमोसोम। खोजे किसने हैं, बाल्बियानी ने। नाम किसने दिया है, कोलर ने, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्रोमोनिमेटा होता है, DNA, बहुत सारा DNA इनमें अंदर होता है, इसीलिए इनका क्या नाम दिया है, पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। ब्रिजिस ने सबसे पहले सलाइवरी क्रोमोसोम मैप बनाया था ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर का, और जिसमें 5000 टाइप के स्पेशल बैंड देखे थे पॉलीटीन क्रोमोसोम में, ठीक है। किसने, ब्रिज ने। कब, लगभग
36 में, सटन वर्कड ऑन पॉलिटीन क्रोमोसोम ऑफ एनोफिलिस मॉस्किटो। एनोफिलिस मॉस्किटो में जो पॉलिटीन क्रोमोसोम पाया जाता है उसके ऊपर काम किसने किया है? सटन ने। रिएनिडिन वर्कड ऑन पॉलिटीन क्रोमोसोम ऑफ शीशी फ्लाई। जो शीशी फ्लाई है इसके पॉलिटीन क्रोमोसोम में या इसके पॉलिटीन क्रोमोसोम पे किसने काम किया है? रिएनिडिन ने, RIANDIN, रिएनिडिन ने। तो देखो जो पॉलिटीन क्रोमोसोम होते हैं ये हमारे क्रोमोसोम होते हैं जो कि कहाँ पर होते हैं या किस स्टेज के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं? तो डिप्लोटीन स्टेज के जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जनरली पॉलिटीन क्रोमोसोम, जो कि किस में होता है? म्यूटिक डिवीजन में ये स्टेज देखी जाती है। और ये हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये हमें देखने को मिलते हैं सलाइवरी ग्लैंड सेल्स में, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में, ओवेरियन के नर्स सेल्स में और गट एपिथेलियल सेल्स में, जो कि लार्वा ऑफ डिप्टेरियन स्पीसीज इनमें भी देखने को मिलता है, जैसे ड्रोसोफिला में, कायरोनोमस में, शैरिया में और रेनकोसिरिया में। ठीक है, ये सस्पेंसर सेल्स जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में उसमें भी देखने को मिले हैं, किसमें? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ठीक है, और ये विजिबल होते हैं इंटरफेस में और प्रोफेस में माइटोसिस के। ठीक है, तो आप ये सारा समझ गए होंगे पॉलिटीन क्रोमोसोम्स के बारे में। और यहीं पर आपने देखा कि पॉलिटीन क्रोमोसोम जो हमें किस में देखने को मिलते हैं? ड्रोसोफिला में देखने को मिलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इंडिगो। इंडिगो जो क्या है? डाई है। इंडिगो क्या होती है? एक डाई होती है, वो भी वेट डाई होती है हमारी क्या? इंडिगो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था इनमें से क्या चीज़ चेंज नहीं होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है, मान लो ये दो मीडियम है, ये लाइन उनको सेपरेट कर रही है। एक लाइट आई फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में। ठीक है, जहाँ पर ये लाइन मिलती है या जहाँ पर दो मीडियम में जो लाइट ट्रांसफ़र होती है वो मिलती है, उसी के परपेंडिकुलर या पैरेलल हम क्या खींचते हैं? परपेंडिकुलर नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं θ1। ठीक है, या कभी कभार इसको हम डिनोट करते हैं sin i। ठीक है, अगला जो नीचे की तरफ दूसरे मीडियम में नॉर्मल और परपेंडिकुलर के बीच में या जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है इसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? θ2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कभी कभार यहाँ पे एक स्नेल्स लॉ भी होता है। ठीक है, स्नेल्स लॉ जो क्या होता है? sin i अपॉन sin r। मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे आई है उसी एंगल से इंसिडेंट रे जाएगी, तो उसका जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होता है? स्नेल्स लॉ। ठीक है, मतलब sin i अपॉन sin r। ठीक है, इसी को हम दूसरी टर्म्स में भी लिखते हैं, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। यही हमारा क्या होता है? स्नेल्स लॉ, SNELLS, स्नेल्स लॉ होता है हमारा। ठीक है, आई क्या है? इंसिडेंट रे, आर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इन दोनों का साइन जो होता है sin i अपॉन sin r, ये क्या होता है? स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था इसमें कौन सी चीज़ जो है वो चेंज नहीं होती है जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है उसमें? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या नन ऑफ द अबव। तो कहने का मतलब है वेवलेंथ जो है ये चेंज होती है। ठीक है, तो ये तो होगा चेंज, वेवलेंथ चेंज होती है। वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है, वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में। तो देखो जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तो लाइट की वेलोसिटी भी चेंज होगी। हो सकता है ये लाइटर मीडियम हो, ये डेंसर मीडियम हो, तो वेलोसिटी में तो चेंज आएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है? लाइट की, और ये कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा उस समय। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा फोजीन होता है इसका करेक्ट नाम बताना है, या जो फोजीन है इसका केमिकल नाम बताना है। तो फोजीन का जो हमारा केमिकल नाम होता है वो क्या होता है? कार्बोनिल
क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। और यहाँ पे मैंने दिखा रखा है इसका डायग्राम जिसमें Cl C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। फॉस्जीन क्या होता है? फॉस्जीन से बनते हैं प्लास्टिक और पेस्टिसाइड्स इससे बनते हैं। रूम टेम्परेचर पे 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये पॉइजनस गैस की तरह काम करती है। फॉस्जीन रिएक्ट स्लोली विद वाटर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और जो फॉस्जीन की रिएक्टिविटी है वो सबसे कम होती है पानी के साथ, फिर उससे ज़्यादा होती है कॉस्टिक सॉल्यूशन के साथ, उससे ज़्यादा होती है अमोनिया के साथ। मतलब जो हमारी फॉस्जीन गैस है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है अमोनिया के साथ, ठीक है। मोस्ट रिएक्टली रिएक्ट, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है अमोनिया के साथ, सबसे कम रिएक्ट करती है वाटर के साथ, और इन दोनों के बीच की स्टेज में रिएक्ट करती है कॉस्टिक सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा है क्या, जब हमारा स्पोरेंजियम डेवलप हो एक सिंगल सेल से, एक सेल है इसने हमारा क्या बनाया, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम हमारा एक सेल से बनेगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट। RANGIATE, इसको हम बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक होता है हमारा ईओस्पोरेंजिएट। ईओस्पोरेंजिएट में क्या होता है, जब बहुत सारी सेल्स मिला के हमारी क्या बनाती हैं, एक स्पोरेंजियम, तो इसको हम बोलते हैं ईओस्पोरेंजिएट। ईओस्पोरेंजिएट के बारे में आप यहाँ डिटेल से अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो होता है लाइकोपोडियम, सिलाजिनल्ला और इक्विसेटम, ठीक है। ये तीनों हमारी किस में आते हैं, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में ये आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर आप याद रखेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट के एग्जाम्पल, जिसमें आता है हमारा टेरिस, लाइकोपोडियम और मार्सिलिया, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये हमारे टाइप क्या हैं, स्पोरेंजियम डेवलपमेंट का टाइप के स्पोरेंजियम आपके किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो हमारा डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है वो किसका परिणाम देता है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन से, सिम्पैट्रिक का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा विघटनकारी चयन है वो किस में परिणाम देता है, तो देखो जब आपने पढ़ा होगा ये डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसमें क्या होता है, हमारी दो पीक बन जाती हैं। एक होती है हमारी पहली पीक, ये होती है हमारी दूसरी पीक। ये तब होती है जब एक पॉपुलेशन दो पीक में चेंज हो जाती है, ठीक है। और इस सिलेक्शन का नाम होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन, जो कि तब होता है जब नेचर में बहुत सारी चेंजेस होती हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर जहाँ पे अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। जिसमें एक ही जो पॉपुलेशन में कुछ स्पीसीज ए टाइप या कुछ स्पीसीज 1 टाइप, दूसरी स्पीसीज 2 टाइप में, या दो पीक जो है बना लेती हैं। फिर ये दोनों पीक एक नई प्रकार की स्पीसीज बन जाती है। मतलब एक ये जो 2 वाला है ये नई स्पीसीज बना देगा, और ये 1 वाला है ये भी एक नई स्पीसीज बना देगा। और इसमें इसी स्पीसीज बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पीसिएशन बनते हैं, स्पीसिएशन कहते हैं नई स्पीसीज के बनने के प्रोसेस को। जिसमें हमारी दो पीक बनती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन। और ये किस में होती है, ये हमारी सेम पॉपुलेशन में होती है। सेम पॉपुलेशन में जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो जाएं और ये दो अलग अलग स्पीसीज बन जाएं स्पीसिएशन के प्रक्रिया के दौरान, तो हम इसको बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन बेंजीन न्यूक्लियस एक्टिवेट्स इट टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब है बेंजीन का हम डायग्राम बना लेते हैं। अब पूछा है कि बेंजीन में कौन सा, इनमें से कौन सा ग्रुप रहेगा जो इसको एक्टिवेट करेगा किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, OH। बेंजीन के ऊपर OH लगा देंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। और बेंजीन के डेरिवेटिव ही शो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बेंजीन के ऊपर, OH, तभी ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के ऊपर यहाँ पे OH की जगह CH3 भी हो सकता है, टोलिन बोलेंगे तब। जब यहाँ पर COOH होगा तो इसको बेंजोइक एसिड बोलेंगे,
ठीक है, बेंजीन होना चाहिए या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव होने चाहिए, तो वो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।